हेलो फ्रेंड्स, जेई टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर है। ये 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और ईच हैविंग सेम मास, सबका मास बराबर है और सबका रेडियस भी बराबर है। यहाँ पर जो भी 4 ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं उसमें एक रेडियस है और दे आर मूविंग विद सेम स्पीड। तो उसका मास सेम है, रेडियस सेम है और स्पीड भी सेम है। द क्लाइंब एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लीपिंग। सो एक इंक्लाइन प्लेन है ये और इधर से आ रहा है और यहाँ पर इस पर चढ़ना शुरू किया है। कुछ इसका स्पीड है, क्या स्पीड है वो नहीं बताया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेन मिनिमम हाइट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। और ये प्योर विदाउट स्लीपिंग चल रहा है, मतलब प्योर रोलिंग की बात हो रहा है। प्योर रोलिंग मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वैलिड है। तो कौन इस चारों में से कौन जो है सबसे कम हाइट पर जाएगा? तो एक जनरल लेते हैं कि जनरल कोई भी ये चारों में से कोई एक है और इस हाइट तक आया है, यहाँ पर इस हाइट तक आया है। ये यहाँ पर कोई एंगल थीटा है। यहाँ पर इसका क्या वेलोसिटी है? सबका वेलोसिटी सेम है, मान लेते हैं वो v0 है, ठीक है। तो और हर जगह जब जहाँ भी जा रहा है ये हर जगह v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वैलिड है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है। उसने कह दिया है कि ये प्योर रोलिंग हो रहा है, विदाउट स्लीपिंग चल रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। यदि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप करता, तब ये v इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड नहीं होता। तब यहाँ पर जो ओमेगा है वही ओमेगा हर जगह रहता और v जो है वो तो कम हो रहा है लेकिन ओमेगा ज़्यादा है, तो ये ओमेगा ज़्यादा घूम रहा है लेकिन आगे कम बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको कितना हाइट गेन करेगा ये जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता चल जाएगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ये पॉइंट ए पर है, ये मैक्सिमम हाइट जहाँ तक गया बी पर है। एनर्जी यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है क्योंकि इसकी लॉस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एनर्जी क्या है? केवल काइनेटिक एनर्जी है जो है हाफ एम v0 स्क्वायर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। यहाँ पर दोनों टर्म है। ये 1 वाला टर्म जो है सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो मूवमेंट की वजह से है, और दूसरा जो रोटेशन की वजह से है ये वाला टर्म हाफ एम v0 स्क्वायर टाइम्स आई बाय एम आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा यहाँ पर है v बाय आर, या v0 इक्वल टू ओमेगा आर से ओमेगा इक्वल टू v0 बाय आर है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। दोनों काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया क्योंकि v इक्वल टू 0 हो गया, ये खत्म हो गया, और ओमेगा इससे रिलेटेड है तो दोनों ही 0 हो गया कि ना ही वो रोटेट कर रहा है ना ही वो आगे मूव कर रहा है, क्योंकि इसका रोटेशन जो है सो इसी पर डिपेंड करता है। प्योर रोलिंग मोशन है, विदाउट स्लीपिंग है, स्लीप नहीं कर रहा। यदि यहाँ पर नहीं रहता फ्रिक्शन तो और प्योर रोलिंग मोशन नहीं होता तो क्या होता है? यहाँ पर अब आगे हाइट नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो रोटेट करना कंटिन्यू रखता उस केस में, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है तो वो कहानी कुछ अलग होता है। एनीवे, तो दूसरा एनर्जी जो है सो यहाँ पर mgh है, mgh। अब यहाँ से हाइट आपको पता चल जाएगा कि किसका हाइट सबसे ज़्यादा है, किसका हाइट सबसे कम है। और ये हाइट जो है सो कितना आया? mg तो चला गया इधर से, ये कितना आया? हाइट आया v0 स्क्वायर बाय 2g 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, यही हाइट। अब किसका हाइट सबसे ज़्यादा या कम होगा वो डिपेंड करेगा आई पर। सब तो कांस्टेंट है, v0 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मास दो सबका सेम है, रेडियस जो है वो भी सबका सेम है। क्वेश्चन में कह दिया क्या अलग हो रहा है? आई। तो ये आई जिसका भी ज़्यादा होगा हाइट उसका ज़्यादा होगा, आई जिसका कम होगा हाइट उसका कम होगा। तो सबके लिए आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए निकालें। रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? सिंपली एम आर स्क्वायर। दूसरा है डिस्क। डिस्क के लिए क्या होता है? डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? सारे जो है सो अपना एक्सिस के बीच में के लिए बात कर रहे हैं। ये दोनों अपना डायमीटर के अबाउट है और ये दोनों अपना एक्सिस के अबाउट है। अपना एक्सिस इसका जो है, जैसे ये हमारा रिंग है तो ये इस तरह से जो एक्सिस इसके सेंटर से होकर पास कर रहा है क्योंकि उसी के अबाउट है, रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया 0.5 एम आर स्क्वायर, उसका हाफ। और तीसरा है सॉलिड स्फीयर।
ये सॉलिड स्फीयर, इसका कितना है, इतना हो, इसका होता है 2/5 mr²। तो ये हो गया 0.4 mr²। और लास्ट वाला है हॉलो स्फीयर, इसका कितना होता है, इसका होता है 2/3 mr², 0.67 mr²। अब ये चार में से देख के आप बताइए कौन सबसे, क्या निकालना है, एच मिनिमम निकालना है, राइट। तो एच मिनिमम उसका होगा जिसका आई मिनिमम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, इसका यहाँ 1.0 है, ये हाफ है, ये 0.4, ये सबसे कम है, सॉलिड का जो सबसे कम है, सॉलिड स्फीयर ये सबसे कम चढ़ेगा ऊपर, सबसे कम हाइट गेन करेगा। तो आंसर हो गया सॉलिड स्फीयर। सबसे ज़्यादा कौन गेन करता, जिसका सबसे ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा होता रिंग सबसे ऊपर तक जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि सबका मास सेम है, स्पीड सेम है, रेडियस सेम है, तब ये स्टेटमेंट वैलिड है। यदि मास वगैरह सब चेंज कर देंगे तो फिर अलग सिचुएशन हो जाएगा। ऑर्डर में देखना है तो सबसे ज़्यादा चढ़ेगा कौन, सबसे ज़्यादा चढ़ेगा रिंग, उसके बाद में जाएगा ये हॉलोस्फीयर, और उसके बाद में जाएगा डिस्क, और सबसे कम जाएगा सॉलिड स्फीयर। तो ये क्वेश्चन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज K1 इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज डबल्ड, मास को जो है सो डबल कर दिया गया। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज बिकम K2। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर रखते हैं m, यदि m है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको बोल रहा है K1, और यदि m को 2m कर दिए तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया है 2K1, इसको K2 बोल रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM इज द सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड ये है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड ये है, सेम है। द K1 इज रिलेटेड टू K2, कौन सा ऑप्शन सही है, K1 और K2 किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कितना होता है, क्या वो मास पर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये जो है सो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ तक जाता है इधर और इधर जाता है यहाँ तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और जब यहाँ पर रहेगा तो इसके पास केवल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यहाँ पर रहेगा तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। और जो इसका वेलोसिटी दिया जाता है, यदि यहाँ से x डिस्टेंस पर ये है, ये x डिस्टेंस पर है, तो वेलोसिटी यहाँ पर जो होता है वो कितना होता है, ω√a² - x²। x उसका पोजीशन है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, और ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a इसका एम्पलीट्यूड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mv², 12 m ω² a² - x²। और k मैक्स कितना हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा जब x 0 होगा, यहाँ पर इसका मीन पोजीशन पर 12 m ω² a², ये इसका k मैक्स है। ये m पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये ओमेगा पर भी डिपेंड करता है। ओमेगा कितना होता है, इस केस में ओमेगा जो है सो होता है √k/m। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फोर्स जो है उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं m²x, और फोर्स कितना होता है उसमें -kx। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ओमेगा आया k/m, और उसको यहाँ पर यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ω² को लिख देते हैं k/m टाइम्स a², m चला गया 12kx a²। वैसे भी इतना करने की क्या ज़रूरत है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका कितना एनर्जी होता है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और वो होता है 12k a², केवल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी है, और वो है 12, कितना आया था m ω² a², और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। टोटल एनर्जी यहाँ पर जो है वही सेम है, तो ये दोनों तो सेम है,
वही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इसी को ले लेते और सिंपली कह देते कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी कितना है, हाफ के ए स्क्वायर। और ये के पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है मास का, इंडिपेंडेंट है मास से। यदि मास पर डिपेंड नहीं करता है तो ये K1 और K2 दोनों का सेम होना पड़ेगा, इसलिए K1 और K2 दोनों सेम हो गया। ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्मॉल बॉब ऑफ मास कैपिटल M is suspended from a steel wire of mass small m. M is much smaller than m. From the ceiling of a inside a rocket. कोई रॉकेट है इधर जो भी लिफ्ट करेगा, ये रॉकेट हो गया, और इसका सीलिंग से एक बॉब जो है ये पेंडुलम की तरह काम करेगा। ये जो स्ट्रिंग है उसका मास है स्मॉल m, और ये जो है बॉब उसका मास है कैपिटल M। स्मॉल m बहुत छोटा है कैपिटल M से। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वायर इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड व्हेन रॉकेट इज नॉट मूविंग। दो केसेस हैं, एक ये रुका हुआ है, अभी लिफ्ट नहीं किया गया है, और यहाँ पर जो है सो ये लिफ्ट कर गया, ये गैस निकल रहा है और ये लिफ्ट करके ऊपर जा रहा है। किस एक्सलेशन से जा रहा है, 2g। एक्सलेशन जो है 2g से ऊपर जा रहा है, और तब ये जो पेंडुलम है यहाँ पर वैसे ही बीच में ऐसे क्या है, और मान लीजिए लिफ्ट एकदम एग्जैक्टली ऊपर हो रहा है तो ये लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। और अब इसमें जो वेलोसिटी है साउंड का, वेलोसिटी जो है साउंड का यहाँ पर कितना है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी है साउंड का, vs प्राइम कहते हैं, वो कितना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साउंड का वेलोसिटी किसी वायर में कैसे निकालते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव है, इसको निकालते हैं T/μ से। टेंशन वायर में, जैसे हमारे पास ये वायर है, गिटार का वायर है, इसमें यदि टेंशन हमारा T है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट ओवर T/μ। और म्यू क्या है, इसका वायर का मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ का जो मास है वही है म्यू। तो म्यू तो चेंज नहीं होगा, दोनों जगह सेम रहेगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं T/μ को लिख सकते हैं m/l। लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, और T जो है सो अलग अलग है दोनों जगह। तो T ये दोनों केसेस में निकालने हैं, तो T को चेंज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं पहला केस में जो है जब ये रुका हुआ था तो 0, इसको हम T0 कहेंगे, और जब ये चल रहा है, मूव किया है ऊपर, तब इसका टेंशन हो गया है T। और ये दोनों से निकाल लीजिए, दो इक्वेशन है आपके पास, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यदि हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमें पता है 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये है जबकि रॉकेट रुका हुआ है, स्टेशनरी रॉकेट, और ये है रॉकेट जो है उसका एक्सलेशन है ऊपर की ओर 2g, ऊपर की ओर, उस केस में। तो इसको इससे डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया TL/m यहाँ पर, और इधर जो है सो T0L/m, मतलब सिंपली रूट ओवर T/T0। तो यहाँ से VS हमें पता चल जाएगा, VS0 तो हमें केवल टेंशन का यदि रेशियो में पता चल जाए कि सेकंड केस में टेंशन पहले केस से कितना ज़्यादा है, तो हमें उसका वेलोसिटी आसानी से निकाल लेंगे। अब टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। टेंशन के लिए जो है इस पर एक वेट लग रहा है कैपिटल mg, इनफैक्ट कैपिटल mg नहीं, यदि केवल इसी को हम देखें तो इस पर जो वेट है वो तो m अपना वाला भी है, और ये सबको भी यही बैलेंस किए हुए है ना, नहीं सबको तो नहीं बैलेंस किए हुए। टेंशन इसमें जो है सो जस्ट इसी के लिए है, केवल रुका हुआ है। ये टेंशन यहाँ पर जो लग रहा है वो T है, और इसका वेट mg है। तो यहाँ पर टेंशन आ गया कितना, कैपिटल mg। यहाँ पर टेंशन कितना आ गया, यहाँ पर जो ब्लॉक है उस पर एक तो अपना वेट लग रहा है नीचे, और दूसरा T ऊपर लग रहा है, ये T0 था, और ये ऊपर जा रहा है 2g से। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, T ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स पहले लिखेंगे, माइनस कैपिटल mg इसका टू मास टाइम एक्सलेशन है a0, तो T आ गया कैपिटल mg प्लस a0,
और ए नॉट का वैल्यू है 2G, क्वेश्चन में दिया है। तो 2G एंड 1G 3G, 3 कैपिटल mg, ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, mg और 3mg। ये कितना है 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर पर सेकेंड। और ये कितना है T/T नॉट, T है 3mg और ये है 1mg, तो हो गया 5√3, इतना किलोमीटर पर सेकेंड। इसको निकालना पड़ेगा, 1.732 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये, 8.56 के करीबन कुछ होगा। 8.6 देखिए कहाँ है, 8.7 दिया है, यही है आंसर। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंटेनर हैज 1 मोल ऑफ वाटर वेपर, 1 मोल ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर। द वेपर डज 10 जूल ऑफ वर्क इन एक्सपेंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर इज हाउ मच। इसको हम पीवी डायग्राम में बनाए, ये भी है वॉल्यूम और ये पी है प्रेशर। 1 मोल गैस है और उसका प्रेशर कितना है, रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है। प्रेशर भी शायद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, लेकिन चाहे कुछ भी प्रेशर है वो फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ भी प्रेशर है, हम मान लेते हैं पी प्रेशर है, पी नॉट कहते हैं। और यहाँ से ये पॉइंट ए से उसने क्या किया, वो एक्सपेंड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे आ गया, ठीक है। ए से बी तक चला गया, ये एक्सपेंड किया। और क्या किया, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक्सपेंड किया इसने। और एक्सपेंड किया तो हीट कितना उसने एब्जॉर्ब किया है, वो क्यू है, उस क्यू का वैल्यू में बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, क्योंकि वहीं पर जो है हीट कितना एब्जॉर्ब करते हैं वो आता है थर्मोडायनेमिक्स। जो हीट हमने दिया, सप्लाई किया, उसने अपना एब्जॉर्ब किया, और उसको एब्जॉर्ब करके दो काम करता है। एक तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, और दूसरा वो वर्क डन करता है, एक्सपेंड होता है। तो यहाँ एक्सपेंड हो रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है। तो हमने कितना दिया, पहले जो वर्क डन किया है वो दे दिया उसने 10 जूल, ये 10 जूल दे दिया है, कहीं पर लिख लेते हैं अभी, ये 10 जूल दे दिया है, ये नहीं बताया उसने, और हमसे ये पूछा जा रहा है। लेकिन ये कहा है कि ये जो वर्क डन किया है वो कांस्टेंट प्रेशर पर किया है, प्रेशर नहीं चेंज कर रहा था, ठीक है। अब ये डेल यू कितना होगा, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना होता है, वो होता है एन सी भी डेल्टा टी। एन है नंबर ऑफ मोल्स गैस का, सी भी उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है टेम्परेचर में जो चेंज हुआ सो। अब ये आइडियल गैस के रूप में इसको कंसीडर करेंगे। तो आइडियल गैस के लिए जो गैस लॉ होता है वो क्या है, पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी। पी यहाँ कॉन्स्टेंट है और भी चेंज कर रहा है, तो इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और टेम्परेचर। ऐसे कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सारा वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पी कांस्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिंपली बाहर कर लेते हैं। भी वैरी कर रहा है, कितना वैरी किया, डेल भी। एन ये वैरी नहीं कर रहा है, आर ये तो गैस कांस्टेंट है, ये तो वैरी करेगा नहीं। टी कितना वैरी किया, डेल टी। यदि मान लीजिए पी भी वैरी करता तो हमें लिखना पड़ता है एक बार ये और एक बार नया टर्म लिखना पड़ता है डेल पी भी, चेन रूल। लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही टर्म रख रहा हूँ। और यहाँ से हमें पता चल, ये क्या है, पी डेल भी, यही तो है वर्क डन। वर्क डन जो है वो क्या होता है, ये पी डी भी होता है, उसका इंटीग्रेशन। पी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, और डी भी, और डी भी में जो चेंज आया उसको हम डेल्टा भी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये वर्क डन हो गया एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल डब्ल्यू बाय एन आर। अब उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, एन सी भी डेल टी की जगह पर लिखे डेल्टा डब्ल्यू बाय एन आर। एन चला गया, नंबर ऑफ मोल चला गया, और डेल डब्ल्यू जो है सो कांस्टेंट हो गया, कॉमन हो गया। इधर बचा सी भी बाय आर, इधर है +1। इतना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा जो हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर जो सी भी कितना है, बस ये देखिए 10 जूल है, वो तो दे दिया 10 जूल ना, कितना वर्णन किया उसने, 10 जूल। हमें क्या पता करना है, केवल सी भी। अब सी भी कितना है इस गैस के लिए, कौन सा गैस है, वाटर वेपर है,
वाटर वेपर का Cv कितना होता है? अब Cv जो है सो उसका ये फार्मूला क्या है? Cv के लिए फार्मूला है F बाय 2R। ये Cv का फार्मूला है, Cv इक्वल टू F बाय 2R। और F क्या है? ये F ये जो है सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि F वो कितना है? ये देखिए ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर भी नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा? 3 तो ट्रांसलेशनल, एक्स वाई जी एक्सिस में वो ट्रांसलेट कर सकता है, ये हमारा हो गया, ये एक्स वाई जी है, एक्स में वो ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में कर सकता है, जी में कर सकता है। तो 3 तो ट्रांसलेशनल हो गया, ये ट्रांसलेशनल हो गया। 3 तो रोटेशनल हो गया, ये रोटेशन कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट, वाई जी प्लेन में रोटेट करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट ये एक्स जी एक्सिस में रोटेट कर सकता है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये जो है सो ट्रायंगुलर है और तीनों में रोटेट कर सकता है। तो 3 3 6 हो गया। और उसके बाद बचा वाइब्रेशन। अब बात है रूम टेम्परेचर पर है, ये रूम टेम्परेचर पर जो है क्या वाइब्रेट करेगा? ये जो बॉन्ड होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपको पता है कि जब भी हम हीट देते हैं तो पहले वाइब्रेट करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है कि वो वाइब्रेट करने लगेगा, और जो भी वाइब्रेशन है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, वेपर है, ऑलरेडी पानी से वेपर बन चुका है, तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन रुकिए, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, राइट, वाटर वेपर बोल रहा हूँ और वो भी रूम टेम्परेचर बोल रहा हूँ। रूम टेम्परेचर पर कैसे वाटर वेपर रहेगा? ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो जो भी हम मान लीजिए 100 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना भी वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए जब तक कुछ फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसका वाइब्रेशन कुछ काम का नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 6 आया, उस 6 को यहाँ पर रख देंगे, 6/2R, तो आया 3R। Cv का वैल्यू 3R, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3R/2 और ये 1 है, तो कितना आ गया है? 10 टाइम्स 5/2। ये R यहाँ पर लिखना भूल गए, R चला गया, तो ये आ गया 25 जूल। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ये जगह पर Cv जो है सो 3R है और हमने 3R/2 लिख दिया है, ये 2 मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो इसलिए ये सही नहीं आया था। तो ये 3 + 1 4 हो गया और ये 40 जूल हो गया, ये आपका आंसर है। सिंपली ये 3R मुझे लिखना था। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 40 जूल जो है सो काम किया है, हीट एब्जॉर्ब किया है। और उस 40 जूल में से क्या किसने क्या किया? 40 जूल में से 10 जूल जो है सो एक्सपेंशन में वर्क डन हुआ, और बाकी 30 जूल जो है वो इसको चला गया इसका हीट इंक्रीज करने में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो 40 जूल का ले लिया और 10 जूल जो सो इसको एक्सपेंड करने में खर्चा किया, और बाकी सब जो है सो उसने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना बढ़ाया, यहाँ से निकाल सकते हो। अब वो सवाल तो पूछा नहीं है, लेकिन आप टेम्परेचर कितना निकला यहाँ से देख सकते हो, वो तो बिना कुछ हम देखे भी पता कर सकते हैं। ये 10 जूल है, NR 1 मोल गैस लिया था, R का वैल्यू R है, जो भी वैल्यू है R वो रखिए, उतना आपको आ जाएगा। R है 8.3 कुछ ऐसे, तो 1 पॉइंट समथिंग 1.1 केल्विन जो है सो इतना इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। एनीवे, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्मॉल मेटल बॉल ऑफ मास m = 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग थ्रू ए स्टील वायर। स्टील वायर है, 1 kg का मास जो है ये वो हैंग कर रहा है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द एवरी मीटर ऑफ स्टील वायर इज हाउ मच? इलास्टिक एनर्जी स्टोर जो है सो पूछ रहा है, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है इस वायर में। एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना हो रहा है ये पूछ रहा है। अब देखिए इस पर यदि हम इस बॉल को 1 kg के बॉल को इस वायर से लटका देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। यदि इसे नहीं लटकाए रहते तो कुछ इसका लेंथ होता,
आप इसको लटका दिए हैं तो इसमें थोड़ा एक्सटेंशन आ गया, थोड़ा लंबा हो गया, और उसके बाद में इसका मतलब है कहने का कि उसमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन होता है ना डेल्टा एल, जो लेंथ बढ़ गया है और ओरिजिनल लेंथ कितना फ्रैक्शन जो है लेंथ बढ़ गया, वो स्ट्रेन आ गया। और स्ट्रेन आ गया तो इस वजह से इसमें एक तरह से आप सोच लीजिए स्प्रिंग, यहाँ पर इसको हटा के स्प्रिंग सोचिए, ऐसे स्प्रिंग रखा हुआ है और उसके बाद में हमने उस पर एक बॉल लगा दिया ऐसे, तो अब थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो इतना इसमें एक्सटेंशन आया x, तो इसमें एनर्जी कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। तो वैसे ही इसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और इसके लिए आप यदि पूरा फार्मूला निकालो तो आपको नज़र आएगा कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इसको इलास्टिक कहते हैं क्योंकि ये इलास्टिक की वजह से जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रहा है वो होता है हाफ टाइम्स स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन, स्ट्रेस 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 टाइम स्ट्रेन। और फिर यदि कहीं पर आप हम इधर लिख दें एक जगह इधर कि ये यंग्स मॉडुलस जो है सो क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हमें स्ट्रेस पता है क्योंकि इस पर जो वेट लग रहा है एम ओ पता है, स्ट्रेन नहीं पता है, तो यहाँ से स्ट्रेन ही हटा देते हैं, स्ट्रेन निकाल लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्ट्रेस बाय वाई वही लिख देते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस लिखना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेस स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी है। एनर्जी कितना है वो हो गया एनर्जी डेंसिटी, इसको यू से डिनोट करें, यू टाइम्स वॉल्यूम, और इस रड का वॉल्यूम कितना है, इस वायर का वॉल्यूम, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, तो ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितना है, ये है 1/2y मतलब यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस कितना है, इस पर वेट mg लोड हो रहा है तो ये उसका फोर्स लग गया और ये इससे डिवाइड किए क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो होता है वह फोर्स जो इस रड ने, इस वायर ने रेस्पॉन्स में लगाया है, एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, जैसे कि यहाँ पर हमने वेट लगाया वो बाहर से हमने लगाया और इसके बाद ये रुका हुआ है, इसका मतलब इतना ही फोर्स उसने वायर ने भी उधर लगाया, टेंशन की तरह ऊपर लगाया, तो वो जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो वेट हमने लगाया दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये हो गया स्ट्रेस, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रेस, और स्ट्रेस का स्क्वायर लिखना है यहाँ से। और ये एल, ये एल तो ये यू तो इतना है ना, एल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया एनर्जी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एनर्जी पर यूनिट लेंथ बोला था उसने, 1 मीटर में कितना लगेगा, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को यहाँ ले आते हैं, लेफ्ट साइड लेंथ को ले जाते हैं, जो बच गया इधर से बच गया, इधर बच गया mg स्क्वायर बाय 2y, ये a स्क्वायर में से एक तो यहाँ चल कट गया, इतना, यही आपका आंसर है। सबका वैल्यू रखिए, आंसर मिल जाएगा। m कितना है 1 kg, g को हम 10 लेते हैं, उसका स्क्वायर 2, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 2 टाइम्स 10 to the power 11, और a कितना दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर होता है 10 to the power -2 मीटर, तो इसको स्क्वायर कीजिए तो 10 to the power -4 हो गया। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है 10 to the power 2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इधर भी क्यूब कर देंगे तो 10 to the power -2 क्यूब, सो 10 to the power -6 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, वही यहाँ पर यूज किए और आपका आंसर आ गया। ये देख लीजिए कितना है, सब सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 0.25, और इधर 2 ठो 0 में से 1 चला गया, यहाँ पर कितना आ गया टोटल, ये 12 में से 4 8 आया, 8 में से 2 गया 6 गया,
तो ये हो गया 250 टाइम्स 10⁻³ मीटर, या फिर 25 मीटर क्यों, यहाँ पर तो एनर्जी पर जूल पर मीटर, यही आपका आंसर है। देखिए कि यहाँ पर 2.5 टाइम्स, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देखिए क्या गड़बड़ है। ये 100 है, एक 10 यहाँ से चला गया, ऊपर में एक 10 बचा, ये 10 हो गया, 10 यहाँ पर है और ये 4 चला गया तो -6 नीचे आ गया, और ये -6 नीचे है, तो ये ऊपर तो -6 ही हुआ, ठीक है, सब केवल लास्ट में गड़बड़ है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए 2.5 हो गया, 10 से डिवाइड किए 10⁻⁷ हो गया, इतना जूल पर मीटर, यही आपका आंसर। 2.5 टाइम्स 10⁻⁷ जूल पर मीटर। पर मीटर इसलिए कि उसने बोला एनर्जी बताना है पर एवरी मीटर इतना एनर्जी है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पेपर ग्लास ऑफ रेडियस आर, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। पेपर ग्लास बॉल ऑफ रेडियस आर is equal to 6 centimeter and refractive index mu is equal to 1.5 is placed on a small object. The apparent distance of the object when viewed directly above the object is how much? So ये हमारा पेपर है, इस पर हमने एक ग्लास जो पेपर वेट वाला है उसको रख दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पेपर पे, और इसको ऊपर में ग्लास प्लेट रख दिया। इसका म्यू कितना है 1.5, इसका आर कितना है रेडियस जो है सो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, यहाँ से ऊपर से, इधर साइड से नहीं, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से आँख है यहाँ पर, तो ये कितना, कहीं कहाँ दिखेगा, वहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा, ये हमें दिखेगा कैसे, यहाँ से लाइट आएगा और उसके बाद में ये क्या करेगा, थोड़ा दूर जाएगा या नज़दीक आएगा, वो डिपेंड करता है कि, देखिए यहाँ से ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब जाता है तो किधर मूव करता है, नॉर्मल से दूर। यदि ये सीधा ऐसे जा रहा था, अब उसे दूर जाएगा, मतलब किधर, इधर जाएगा, राइट, ये थोड़ा इधर जाएगा, तो नहीं उधर ऐसे जाएगा। ये क्लियर बन नहीं रहा है, इसको फिर से बनाते हैं। ये इसका सेंटर है और ये इस पॉइंट पर हम देखते हैं, ये इसका रेडियस है जो कि नॉर्मल हो गया, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो रे आया, किधर जाना चाहता है इधर, लेकिन ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है, तो इससे थोड़ा दूर जाएगा, इससे थोड़ा दूर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया दूर, थोड़ा सा दूर इसको ले चलते हैं, ऐसे इधर से निकल गया, तो ये जो लाइन इसके पीछे से कटेगा, इसको कहीं पर काटेगा, यहाँ से आता हुआ नजर आएगा और दूर से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल उल्टा है। यदि हमारे पास एक ग्लास में पानी रहता है और यहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, और उसको जब हम देखते हैं तो ये किधर जाना चाहता है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से थोड़ा और दूर जाना चाहता है ऐसे, और तब ये दिखता है यहाँ पर का जो ऑब्जेक्ट है और थोड़ा ऊपर दिखता है, तो सैलो दिखता है। लेकिन इस केस में वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर की वजह से अब नॉर्मल ये हमारा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल की वजह से ये जो लाइट यहाँ से जा रहा है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ये एंगल ऑफ, इसको सीधे जाना था इधर, तो उधर ना जाकर नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर यहाँ पे गया था,
लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो है इस तरह से था, ये वाला नॉर्मल इससे दूर जा गया, तो दूर जाने से लग रहा है कि ये यहीं से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वही काम हो रहा है, इससे दूर जा रहा है लेकिन वो लग रहा है अब यहाँ से आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा डेप्थ में दिखेगा केवल इसका स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये आपको करने की उतना ज़रूरत नहीं है, आप सीधे फार्मूला लगाएंगे तो आपका तुरंत यूँ ही बन जाएगा। अब जो रिफ्रैक्शन का जो फार्मूला है, दो सरफेसेस के बीच में जो रिफ्रैक्शन है उसका जो फार्मूला यूज करते हैं उसी को यूज कीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनेगा अपने पता चल जाएगा। क्या फार्मूला है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। 1 से 2 में जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ 1 पर रखा हुआ है और लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 से 2 में जा रहा है तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। लाइट ये ऑब्जेक्ट हमारा है और ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली, ठीक है। अब μ2 जो है, μ2 मैंने कि सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम मतलब कि ये क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम है ग्लास और सेकंड मीडियम है एयर। जब लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के जा रहा है तो किधर से किधर जा रहा है, ग्लास से निकल के एयर में जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम जो है सो ग्लास, सेकंड मीडियम जो है सो एयर। तो फर्स्ट मीडियम ग्लास, यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यू कितना है, यू है माइनस इसलिए कि पॉजिटिव उधर का डायरेक्शन है और हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस। माइनस कितना है, ये 6 है इसका रेडियस, तो डायमीटर हो गया 12। μ2 कितना है, ये हवा में गया 1, वैल्यू भी कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा पता करना है। μ2 जो है सो μ2 है 1 माइनस 1.5 बाय r जो है सो 6 है, 6 प्लस या माइनस, r इधर है ना तो माइनस हो गया क्योंकि पॉजिटिव ऊपर वाला डायरेक्शन में है, ये माइनस हो गया, यहाँ से भी निकल गया, बस यही आपको करना था। तो भी कितना आ गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो 0.5 बाय 6 और इधर प्लस है तो माइनस हो गया, इधर 1 बाय 1.5 बाय 12, ये हो गया 1 बाय 12, ये हो गया 1.5 बाय 12, तो ये आ गया माइनस 0.5 बाय 12 माइनस 1 बाय 24। तो भी यहाँ से इस तरह से पता चल गया -24। तो इमेज कहाँ से बनेगा उसका, 24 माइनस नीचे, ये 12 था, इसका डबल डिस्टेंस पे आके यहाँ पर जो है बनेगा इमेज। तो जो इमेज कहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा 24 सेंटीमीटर पर, और भी ज़्यादा डेप्थ में दिखेगा। यही यदि ये स्फीयर न होकर मान लेते हम ग्लास ही ले लेते, पूरे ग्लास जो है सो ऐसा रहता है, ग्लास स्लैब रहता है, तब हमें ये कहाँ दिखता है, ये हमें कुछ इधर दिखता है। जैसे उसी को बना के देखिए कहाँ पर दिखता। ग्लास स्लैब के केस में सेम फार्मूला लगा रहे हैं, μ2 मतलब एयर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एयर हो गया 1 बाय v माइनस 1.5 बाय, सब कुछ सेम है, 12 ले लेते हैं डिस्टेंस, और ये कुछ जो भी आए सो आए, लेकिन r कितना हो गया, ये फ्लैट होने की वजह से r इन्फिनिटी हो गया, तो ये टर्म में लास्ट वाला 0 हो गया, तो v आ गया हमारा 12 बाय माइनस 12 बाय 1.5 और ये हो गया 8 माइनस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है s, वो अब यहाँ से दिखेगा, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से दिखेगा, ये सैलो दिखेगा, उथला दिखेगा, लेकिन इस केस में और ज़्यादा दूर दिखेगा। तो ये सब हो रहा है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, r की वजह से, ये r जो है वही रोल प्ले कर रहा है। इस केस में r इन्फिनिटी हो गया, इस केस में r का वैल्यू 6 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नहीं, इसी में ख़त्म करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 6 और 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।